Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today is our first lecture of linear control system. This subject is offered in the sixth semester or first lecture of the first week. हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन दिस लेक्चर हम ये स्टडी आउट करेंगे कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है. इसके लिए हमारे पास एक जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन से है और कौन कौन सी चीज़ हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम में होनी चाहिए, उसके कितने टाइप्स है, तो वो तमाम चीज़ें हम इसमें से स्टडी आउट करेंगे. सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो आज के लेक्चर का जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंट्रोल सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसकी कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशंस हैं. फिर ये स्टडी आउट करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम हमारे पास इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है, ये कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गई थी, और फिर इसमें से फर्दर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ गई, और एंड में आज जो हम कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे पास वो इम्प्रूव हो गए. हमारे पास फिर कंट्रोल सिस्टम में बेसिक फ़ीचर्स कौन कौन से हैं कि अगर हम कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें से कौन कौन सी फ़ीचर जो है वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए. जब हम कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें से हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को ऑब्ज़र्व करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिस्टम डिज़ाइन करें तो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी फ़ीचर्स जो है वो हम उसमें से कंसिडर करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे. और हमारे पास जो डिज़ाइन प्रोसेस है कंट्रोल सिस्टम, हाँ, वो हमारे पास कौन कौन से स्टेप उसमें से रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा. तो वो तमाम स्टेप हम इसमें से डिटेल जो है वो स्टडी आउट करेंगे. और द लास्ट वन कि हमारे पास क्या फ़ायदा है कि हम कंट्रोल सिस्टम को स्टडी आउट कर रहे हैं. सो ये हमारे पास कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इस कोर्स में से स्टडी आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम क्या है. सो कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली हमारे पास ये एक सिस्टम भी हो सकता है, ये हमारे पास एक सब सिस्टम भी हो सकता है, ये हमारे पास सिंगल सिस्टम भी हो सकता है, ये हमारे पास सब सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके होते हैं, तो वो एक दो तीन सब सिस्टम भी जो है वो हो सकते हैं. और इसका बेसिक मकसद ये होगा कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है या जो सब सिस्टम है तो उनके कम्बिनेशन का बेसिक मकसद ये होगा कि वो हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है वो हमारे पास वो प्रोवाइड कर ले. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिस्टम को इनपुट देते हैं तो अगर हम उसे जो डिज़ायर्ड आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो हमें वो प्रोवाइड कर लें. सो वो सिस्टम जो है वो डिफरेंट शॉर्ट सब सिस्टम पे जो है वो कंसिडर भी हो सकता है, ताकि वो उन तमाम की जो रिस्पॉन्सेज है वो कंबाइन हो जाएंगे और एट द एंड जो है वो हमें क्या देगा, एट द एंड हमें वो आउटपुट रिस्पॉन्स या डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो दे देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर ले तो इसमें हमारे पास इनपुट होगा और हमारे पास आउटपुट होगा. इनपुट वो जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जो फ़ैन है वो 1000 RPM पे रोटेट कर ले. सो अब हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, वो इन तमाम इस इनपुट को लेगा और हमें जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है या एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो देगा. तो वो एक्चुअल रिस्पॉन्स वो इक्वल टू द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है. तो वो डिपेंड करती है हमारे सिस्टम्स के पैरामीटर्स पर. सो नॉर्मली हम कंट्रोल सिस्टम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है या डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है वो हमारे पास अचीव हो जाए. सो एक्चुअली हमारे पास कंट्रोल सिस्टम हम इस चीज़ को कहते हैं. अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास एक एलिवेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो हम चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर वो एलिवेटर है और फोर्थ फ्लोर की जो बटन है वो प्रेस हो जाए, तो एलिवेटर क्या करेगा, वो इस इनपुट को एज ए रिस्पॉन्स ले लेगा. दैट इज़ द एक्चुअल डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स कि फोर्थ फ्लोर जो है वो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है. तो एलिवेटर क्या कर लेगा, एलिवेटर इस इनपुट को ले लेगा और वो फोर्थ फ्लोर तक जो है वो क्या कर लेगा, राइज़ कर लेगा. लेकिन जब वो फोर्थ फ्लोर तक ऊपर जाएगा तो वो कुछ स्पीड के साथ जाएगा. अब जो स्पीड है वो एक्चुअली इस तरह होनी चाहिए ताकि उसमें से जो पैसेंजर है या जो लोग हैं इन द एलिवेटर उनको कंफर्ट फील हो जाए. ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ चले जाए
तो जो पैसेंजर है वो डिस्कम्फर्ट हो जाए, या वो इतने स्लो स्पीड के साथ चला जाए कि तब भी पैसेंजर को जो है वो क्या है, कंफर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि जब एलिवेटर फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाए तो उसकी जो लेवलिंग है विद द फ्लोर वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एलिवेटर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पैसेंजर्स को निकलने में एलिवेटर से वो मुश्किल होगी, या अगर वो थोड़ा सा फ्लोर से डाउन रह जाए तो भी जो पैसेंजर है उनको डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो इट मीन कि हमारे पास जो फोर्थ फ्लोर का अगर हम प्रेस करते हैं, उसकी बटन को प्रेस करते हैं एलिवेटर की, और ये हमारा इनपुट हो जाता है, हमारा डिज़ायर रिस्पांस हो जाता है, तो एलिवेटर क्या कर लेगा, फोर्थ फ्लोर तक जाएगा। अब फोर्थ फ्लोर तक जाएगा तो वो हमारा एक्चुअल रिस्पांस होगा। अब कितनी स्पीड से जाएगा, कितने टाइम में वो दोबारा अपने लेवल को वापस आएगा, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेस हो जाएंगी एलिवेटर की। अगर इसको हम शो कर ले एक फिगर से, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो नीचे है 1, इट मीन कि हम फ्लोर नंबर 1 पे हैं और फ्लोर 4 तक जाना चाहते हैं। तो एलिवेटर ये नहीं है कि अगर हम 4 फ्लोर प्रेस कर ले तो वो विद इन द माइक्रो सेकंड लेवल 4 पे पहुंच जाएगा, बल्कि वो कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा एक स्पीड, थोड़ा सा स्टार्ट से स्लो स्पीड में से चला जाएगा, फिर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर लेवल 4 तक पहुंच जाएगा। सो जब वो लेवल 4 तक पहुंचेगा तो इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। लेवल 1 से लेवल 4 तक जो इसकी स्पीड है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसको जो कमांड मिला था वो लेवल 4 का मिला था, तो वो दोबारा से क्या करेगा, अपने आप को स्टेडी स्टेट में से लाएगा, जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उसमें से अपने आप को ले आएगा, जिसकी वजह से वो उसकी प्रॉपर लेवलिंग भी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, अपने स्टेडी स्टेट में से पहुंच जाएगा। सो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली हम मेजर करते हैं स्टेडी स्टेट एरर के थ्रू और ट्रांजिएंट रिस्पांस के थ्रू, कि अगर हमारे पास उसकी ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत स्लो है तो भी हमारा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, या अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत फास्ट है तो भी हमारा सिस्टम वो ठीक नहीं है। और सेकंड, हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है या स्टेडी स्टेट रिस्पांस है, अब स्टेडी स्टेट एरर हम इसको कहते हैं कि हमने अगर लेवल 4 जो है उस पर रुकना है एलिवेटर को, लेकिन वो लेवल 4 से या फोर्थ फ्लोर से ऊपर थोड़ा सा चला जाए या नीचे रह जाए, तो इट मीन हमारे पास क्या है, हमारा जो स्टेडी स्टेट है वह उसमें से हमारे पास एरर आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल रिस्पांस जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे पास अचीव नहीं हो रही है। सो ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम कि किस तरह उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास जो है वो चेंज होती रहती है। अब कंट्रोल सिस्टम को हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम को हमारे पास हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है जिसकी वजह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक लार्ज एंटेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम उसको प्रिसाइजली रोटेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास हम उसको प्रिसाइजली रोटेट थ्रू हैंड वगैरह नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको अगर मोटर्स वगैरह लगा लें और उसको पर डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो तब जाके हमारे पास वो एक्यूरेट जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। सो हमारे पास 4 रीज़न है जिसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ पावर एम्प्लीकेशन। पावर एम्प्लीफिकेशन हम इसको कहते हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात हमारी जो इनपुट होती है वो हमारे पास लो होती है, और हमारे पास एक टास्क है जिसके लिए हमारे पास हाई पावर रिक्वायर्ड है, तो उस लो पावर को एम्पलीफाई करने के लिए इनटू द हाई पावर, इसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक रेडार एंटीना है, लेकिन हम इसको जो इनपुट मिल रही है कमांड आ रही है किसी पोटेंशियोमीटर वगैरह से, तो वो लो वोल्टेज आ रही है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये रोटेट नहीं कर सकती, और एंटीना को रोटेट करने के लिए हमारे पास हाई पावर रिक्वायर्ड है इसको रोटेट करने के लिए। तो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या करेगा, इस पावर को एम्पलीफाई करेगा और जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स है वो हमें अचीव या प्रोवाइड करके उस एंटीना को रोटेट कर देगा। सो द फर्स्ट थिंग, जो प्राइमरी फंक्शन है, रीज़न है जिसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे पास है पावर एम्पलीफिकेशन। सेकंड, हम रिमोट कंट्रोल के लिए डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमोट कंट्रोल मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रोबोट है और जो
हमारे पास उसके थ्रू हम किसी मटेरियल वगैरह को पिकअप करना चाहते हैं और वो मटेरियल पड़ा है किसी रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में। अब कोई इंसान वगैरह वहाँ पे जा नहीं सकता, बिकॉज वो रेडियो एक्टिव रेस की वजह से उसके हेल्थ वगैरह को हैज़र्ड्स वगैरह हो जाते हैं, वो उसकी हेल्थ को उसके लिए डेंजरस है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक रोबोटिक आर्म जो है वो वहाँ पे चला जाता है, या उसके थ्रू हम क्या कहते हैं वो मटेरियल वगैरह को जो है वो उठा देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी एरिया है जहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन एक ऐसी रिएक्टिव जगह है या जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इंसान नहीं जा सकता, तो वहाँ पर हमारे पास वो रोबोटिक आर्म जो है वो किसी मटेरियल को पिक भी कर सकता है या वहाँ पे वो पहुँचा भी सकता है। तो इट मीन कि इन रोबोट जो है वो एक्चुअली हमारे पास क्या कहते हैं, इंसान की जो डिसेबिलिटीज़ है उनको कंपनसेट करती है। हमारे पास वो रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड करती है, ऐसी जगह को एक्सेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर इंसान नहीं जा सकता। जो फॉर एग्ज़ाम्पल हाई टेम्परेचर एरिया है, हाई रेडियो एक्टिव एरिया है, या ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को एक्सेस नहीं है, देखने की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर रोबोट जो है वो हमारे पास बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करती है टू द एक्सेस। The third one is convenience of input form. सो इसका एक्चुअली बेसिक मकसद ये है कि जिस तरह हमारे पास एक टेम्परेचर है, ठीक है, और अब वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्मोस्टेट की जो पोजीशन है वो हमारे पास इनपुट हो जाती है, और उसके बेस पे हमारे पास जो हीट है वो हमारे पास मेजर होती है। तो इट मीन कि हम अपने इनपुट को किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट जो है वो मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जगह की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम एक थर्मोस्टेट लगा लेते हैं, जिसकी पोजीशन जब चेंज होगी तो हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इस वक्त इस जगह की टेम्परेचर इतनी है। लेकिन इस थर्मोस्टेट की पोजीशन जो है उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि हमारे पास इस वक्त इस जगह में जो हीट है वो इतनी है, इतने जॉल्स या व्हाटएवर जो है वो है। तो एक्चुअली हम अपने इनपुट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम क्या कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। सो दैट इज़ द थर्ड रीज़न। द फोर्थ रीज़न इज़ कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस। तो हमारे पास द लास्ट रीज़न जो है कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है वो हमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट या एक्यूरेट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एंटीना है उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीना की पोजीशन हमने चेंज कर ली और किसी टाइम बाद तेज़ हवा की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो, वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाए, सो हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या हो, वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो इन चेंजेस को डिटेक्ट कर ले प्लस इसको दोबारा से करेक्ट कर ले। तो इट मीन कि अगर हमारे सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस वगैरह इंट्रोड्यूस भी हो जाए तो कंट्रोल सिस्टम उसको दोबारा से डिटेक्ट करके उसको दोबारा से करेक्ट कर ले। सो दैट मीन दैट इज़ द डिस्टर्बेंसेस कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस। या कोई नॉइज़ वगैरह ऐड हो जाए या कोई और ऐसा समथिंग हो जाए तो वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाए प्लस हमारे पास वो करेक्ट हो जाए। सो दैट इज़ द प्राइम रीज़न जिसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम कंट्रोल सिस्टम की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होगी। फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम हमारे पास कहाँ से लोगों के जहन में आ गया कि ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है। सो इन द बैक 300 जो ग्रीक हिस्ट्री थी उसमें से फर्स्ट जो थी वो वाटर क्लॉक जो है वो हमारे पास वो उन्होंने इन्वेंट किया था। उसमें से हमारे पास ये होता था कि हमारे पास जो पानी था वो एक कंटेनर में एक कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या होता था, वो गिरता था, और जो लेवल ऑफ द वाटर थी वो जब मेजर होती थी तो उसके बेस पे वो डिसाइड करते थे कि टाइम क्या हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लीटर पानी वो कंटेनर में गिर जाता था तो अगर वो पूरा 1 लीटर पानी गिर जाता था तो वो कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा जो है वो गुजर गया।
अगर हाफ़ लीटर हो जाता था वो कहते थे 30 मिनट्स जो है वो गुजर गए। तो वो टाइम को इस तरह जो है वो वाटर लेवल के बेस पे कैलकुलेट करते थे। मीन एक कंटेनर होता था, उसके ऊपर जो है पानी किसी कॉन्सेंट्रेट के साथ गिरता था। कंटेनर में जो पानी की क्वांटिटी होती थी उनके बेस पे वो डिसाइड कर देते कि टाइम क्या हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 लीटर पानी है जो ऊपर से कंटेनर में गिरती है। अगर पूरे 24 का 24 लीटर पानी कंटेनर में गुजर जाए तो इट मीन पूरा एक दिन गुजर गया। अब उसमें से वो डिसाइड करते थे कि 2 लीटर पानी जो है वो नीचे इन द कंटेनर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, तो इसकी बेस पे वो डिसाइड करते थे कि इस वक्त टाइम ये हुआ है। और सेम वाटर लेवल आजकल हमारे जो टॉयलेट फ्लश सिस्टम है उसमें से जो है वो यूज़ होता है। वो एक ख़ास लेवल तक वो पानी जो है वो आ जाता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है अनटिल कि वो पानी दोबारा से फ्लश ना हो जाए। सो सेम वाटर लेवल कंसेप्ट आजकल ये टॉयलेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। हमारे इसमें से दूसरा ये था कि वाटर लेवल का कंसेप्ट जो था वो ऑयल लैम्प्स में भी इस्तेमाल होना फिर स्टार्ट हो गया था लेटर ऑन। इसके बाद उसमें से ये होता था कि 2 कंटेनर होते थे, उसमें एक लोअर कंटेनर होता था, एक अपर कंटेनर होता था। लोअर कंटेनर के साथ जो है वो एक लैंप लगा होता था और दोनों कंटेनर में ऑयल होते थे। सो जैसे ही वो लोअर कंटेनर जो जब लैंप जलता था तो वो लोअर कंटेनर की जो ऑयल थी जैसे ही उसकी लेवल कम होती जाती थी तो जो अपर कंटेनर होता था वो उसकी लेवल को दोबारा रिफ़िल करता था। तो इसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ द फ्यूल थी वो जो लैंप को वो कंटिन्यूस मिलती थी इसमें से। नेक्स्ट फिर स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल की जो थी वो कंसेप्ट आ गई। जिस तरह हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेशर को इस तरह डिटेक्ट करते थे कि इसके ऊपर एक प्री डिफाइंड वेट जो है वो रख लेते थे। तो वो जब वेट उसके ऊपर रख लेते थे तो उसकी वजह से जैसे ही वो प्रेशर उस वेट से ज़्यादा हो जाता था तो वो प्रेशर या वो जो स्टीम था वो उससे बाहर निकल आता था। लेकिन अनटिल वो प्रेशर या वो स्टीम उस वेट से कम होता था तो वो उस बॉयलर के अंदर होता था। जब भी उसकी तो वो वॉल हमारे पास क्लोज होता था, वॉल तब ओपन होता था जब भी प्रेशर इनसाइड द बॉयलर जो था वो इंक्रीज़ होता था। सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए जिसमें से डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो थे वाटर शिप्स उनकी स्टीयरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक स्टीयरिंग सिस्टम वो इंट्रोड्यूस हो गए। उसमें से फिर हमारे पास गायरो सेंसर्स वगैरह वो शिप्स में से इंट्रोड्यूस हो गए जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन थी या उसकी जो मोशन थी वो डिटेक्ट होती थी और उसके मुताबिक जो थी पावर वगैरह वो जनरेट होती थी। सो दैट वाज डिफरेंट सिस्टम जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप्स के हैं। तो नॉर्मली हमारे पास कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स के हैं। एक को हम ओपन लूप सिस्टम कहते हैं और दूसरी को हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। ओपन लूप सिस्टम में हमारे पास इनपुट और आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इनपुट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम को जो इनपुट मिलता है उसके मुताबिक वो आउटपुट दे देता है, इररिलेवेंट कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स क्या है। हमारे पास ट्रांसड्यूसर इनपुट हमारे पास इनपुट है जो एक इनपुट ट्रांसड्यूसर को लगता है। ट्रांसड्यूसर एक्चुअली हमारे पास क्या करती है, जो इनपुट है उसको कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में से जिस फॉर्म में कंट्रोलर को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंट्रोलर को वोल्टेज चाहिए लेकिन हमारा जो इनपुट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट है, तो ट्रांसड्यूसर क्या कर लेगा, तो ट्रांसड्यूसर ये कर लेगा कि हमारे पास नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास 2 किस्म की सिस्टम है, एक को हम कहते हैं ओपन लूप सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम हमारे पास जो है उसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इनपुट जो आउटपुट है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। हमारे पास एक सिस्टम को इनपुट मिलती है, इररिलेवेंट कि हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या है, वो जस्ट हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर लेती है। इस सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि हम इनपुट देते हैं एक इनपुट ट्रांसड्यूसर को, तो वो ट्रांसड्यूसर ये कर लेता है कि हमारा जो इनपुट है उसको कन्वर्ट कर लेती है उस फॉर्म में से जिस फॉर्म में कंट्रोलर को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोलर को चाहिए इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज,
लेकिन जो वो है जो इनपुट हम प्रोवाइड करें वो फॉर एग्जांपल है लाइट, तो ट्रांसड्यूसर ये कर लेगा कि उस लाइट को कन्वर्ट कर लेगा वोल्टेज लेवल में से, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक एसी सिस्टम है तो आउटपुट हमारे पास टेम्परेचर उसमें से होता है, तो कंट्रोलर क्या कर लेगा, हीटिंग सिस्टम, उसमें हमारे पास फ्यूज़ वॉल वगैरह या कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे पास वो लगे होते हैं। सो हमारा जो ओपन लूप सिस्टम होता है वो हमारे पास डिस्टर्बेंसेस वगैरह को करेक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या कर लेता है, वो जस्ट सिंपली इसमें से एड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा रिज़ल्ट है 10 वोल्ट, तो बीच में से अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो वो भी उसके साथ ऐड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो चेंज हो जाती है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें तो हम सिंपल एक टोस्टर की एग्जांपल लेते हैं कि टोस्टर हमारे पास क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। इसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारे पास जो टोस्ट है उसकी कलर होती है। सो उसमें से हम ये इसमें से हमारे पास जब टोस्टर में से हम टोस्ट डालते हैं तो जब हम उसमें से सिंपल ये सेटअप कर लेते हैं कि कितने टाइम के लिए टोस्ट को टोस्टर में से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, सो फॉर एग्जांपल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट्स की एग्जांपल अगर हम ले लें, तो अगर हम उसको 1 पर सेट करते हैं तो 1 मिनट के लिए जो टोस्टर है अब वो टोस्ट को गर्म कर लेगा। अब टोस्ट की कलर क्या हो गई है, उसकी जो ह्यूमिडिटी है या उसकी वो कितना अब ड्राई हो चुका है, वो टोस्टर से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो जस्ट उसको 1 मिनट तक टोस्ट उसमें से रहेगा। तो हमारा इसमें से जो ये अब इसको हम कहते हैं ओपन लूप सिस्टम, बिकॉज जो टोस्टर है वो टोस्ट के कलर पर, उसके ड्राई लेवल पर या उसमें से जो नमी वगैरह है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो जस्ट टाइम पे डिपेंड करता है कि इतने टाइम में टोस्ट को जो कुछ भी होगा, अगर वो जल भी गया तो टोस्टर को कोई परवाह नहीं, टोस्टर 1 मिनट ही तक क्या करेगा, वो उसमें से टोस्टर में से रहेगा। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में हमारे पास जो इनपुट है वो डिपेंड करती है हमारे पास आउटपुट पर। सेम हमारे पास इसमें से ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो हमारे पास कन्वर्ट करती है इनपुट को उस फॉर्म में से जिसमें से वो कंट्रोलर इस्तेमाल करता है, और जो आउटपुट का ट्रांसड्यूसर है वो एक्चुअली हमारे पास क्या करेगा, दोबारा से, या वो जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है या सेंसर है वो दोबारा से हमारा जो आउटपुट है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा जिस फॉर्म में से कंट्रोलर को चाहिए। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमारे पास हम इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वही टोस्टर की एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर टोस्टर हमारे पास इस तरह डिज़ाइन हो जाए जो जो टोस्ट की कलर को भी चेक कर ले, प्लस उसमें से जो ह्यूमिडिटी लेवल है इन द टोस्ट उसको भी चेक कर ले। सो जब भी आप, तो अब आप कितना ब्राउन टोस्ट चाहते हैं, कितना ड्राई चाहते हैं, सो टोस्टर क्या करेगा, टोस्ट को बार बार चेक करेगा कि इस वक्त इसकी ह्यूमिडिटी क्या हो चुकी है, इस वक्त इसकी कलर क्या हो चुकी है। जो कलर या जो ह्यूमिडिटी लेवल आपने प्रोवाइड की है उसके मुताबिक उस टाइम तक वो टोस्ट उस टोस्टर में से रहेगा, अनटिल वो लेवल अचीव हो जाए तो टोस्ट जो है वो टोस्टर से बाहर निकल जाएगा। सो इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ वर्ड क्लोज लूप सिस्टम। दूसरा हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव के कंट्रोल सिस्टम को जब भी हम एनालाइज करें या जब डिज़ाइन करेंगे तो हम उसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें से सेलेक्ट करना चाहिए। एनालाइज एक्चुअली हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, और डिज़ाइन हमारे पास क्या है कि इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम परफॉर्मेंस इज़ क्रिएटेड और डिज़ाइन। सो एनालिसिस के थ्रू हम परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं, और डिज़ाइन के थ्रू हम क्या कहते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। कि हमारे पास हमने एक सिस्टम डिज़ाइन कर लिया कि हमारे पास इसमें से ये परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। अब एनालाइज के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि आए वो परफॉर्मेंसेस हमारे पास अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वो हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। ऑलरेडी हमने इन द एलिवेटर ये चेक किया था कि हमारे पास ट्रांजिट रिस्पांस बहुत फास्ट और बहुत स्लो वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पास ट्रांजिट रिस्पांस बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो जो पैसेंजर है वो इम्पेशेंट हो जाएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो वो अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये डिज़ाइन का ट्रांजिट रिस्पांस हमारे पास, हम इसको सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द हमारे पास किस एप्लीकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
द नेक्स्ट थिंग इज़ द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम इसको कहते हैं कि जब भी हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डिकेट टू ज़ीरो, जब वो ज़ीरो की तरफ पहुंच जाएगा तो हमारे पास उस वक्त जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिवेटर को अगर हम 4th फ्लोर पे इसको ले जाना चाहते हैं, अब वो 4th फ्लोर पे पहुंच गई, रिस्पॉन्स हमारे पास ज़ीरो हो गई, तो आया वो 4th फ्लोर के साथ लेवल है या नहीं है, कितना लेवल है कि पैसेंजर एग्जैक्ट कर सकते या नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सो जब टास्क अचीव हो जाए, बिल्कुल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर हमारे पास स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी एक्चुअली हमारे पास ये नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स की कम्बिनेशन होती है। नेचुरल रिस्पॉन्स हम इसको कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम किस तरह एनर्जी को डिसिपेट करती है, ये एक्चुअली हमारे पास सिस्टम पर डिपेंड करती है। और फोर्स रिस्पॉन्स हमारे पास डिपेंड करती है इनपुट पर। सो अगर हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा तो सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और एलिवेटर में भी क्रैश कर ले विद द सीलिंग और द फ्लोर। तो इट मीन कि हमारा जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर नेचुरल रिस्पॉन्स होगा तो भी हमारे पास डिस्कम्फर्ट जो है वो अचीव होगा टू द पैसेंजर। तो एक्चुअली स्टेबिलिटी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कितना स्टेबल है। इसको अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं टू विच एक्सटेंट ये हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, कितना स्टेबल है हमारे पास ये सिस्टम। फिर हमारे पास फाइनेंस है। फाइनेंस हम इसको कहते हैं कि अगर एक सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं और लेकिन वो सिस्टम आपकी रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करे लेकिन बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो भी हमारे पास ऐसे सिस्टम को हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। या इसमें से डिफरेंट कंपोनेंट इस तरह लगते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जिसके बाद हमारे पास जो टास्क है वो अचीव होगा। तो फाइनेंस भी एक फैक्टर है जब भी हम एक कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारे पास एक अज़ूमेथ एंटीना है। इस एंटीना के थ्रू हम क्या करते हैं, पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से हम दो कैटेगरी को स्टडी आउट करते हैं कि ये एंटीना है। अब ये एंटीना की जो पिक्चर है दैट इज़ द ओपन लूप सिस्टम, बिकॉज हम इसमें से क्या करते हैं, एक पोटेंशियोमीटर है जिसके थ्रू हम वोल्टेज चेंज करते हैं, या अगर हम उसमें से इन द डिग्री रेडियंस के थ्रू अगर पोटेंशियोमीटर को हम रोटेट करते हैं और हमारे पास वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट और उसके मुताबिक हमारे पास एक दूसरा पोटेंशियोमीटर जो है वो एंटीना के नीचे लगा है, तो वो भी हमारे पास उस तरह रिस्पॉन्स करता है। तो इट मीन कि इनपुट जैसे हम चेंज करेंगे उसके मुताबिक हमारे पास आउटपुट चेंज होगा। तो ये हमारे पास एक ओपन लूप सिस्टम है जिसमें हमारे पास इनपुट एक डिज़ायर्ड एंगल होती है और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, एंटीना से एक डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो अचीव करना चाहते हैं। अब दिस पिक्चर शोज एक्चुअली द क्लोज लूप सिस्टम। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इनपुट होता है और एक इनपुट हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू अप्लाई करते हैं एंटीना को, और वो हमारे पास फिर कनेक्टेड होता है किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, और वो एम्पलीफायर हमारे पास लगा होता है एक दूसरे मोटर और पोटेंशियोमीटर के साथ। तो इट मीन कि अगर हम एंटीना को रोटेट करना चाहते हैं तो उससे हमारे पास जो कमांड है, फॉर एग्जांपल हम उसको 5 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो वो कमांड हमारे पास मोटर को आ जाएगा। वो मोटर इतना रोटेट कर लेगा, तो जो मोटर जितना रोटेट कर लेगा उसके मुताबिक पोटेंशियोमीटर उतना रोटेट कर लेगा। तो पोटेंशियोमीटर से जैसे वो रोटेट कर लेगा तो उससे हमारे पास एक वोल्टेज जनरेट होगी। वो वोल्टेज दोबारा से डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर आ जाएगी। सो इनपुट और आउटपुट की जो है वो मैचिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास इससे एरर सिग्नल 0 आ रहा है तो इट मीन हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो अचीव हो गया। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं आ रहा तो इट मीन हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट वो अचीव नहीं हो रहा, इसमें हमारे पास फिर एरर है। सो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट है वो हमारे पास डिपेंड करती है इनपुट पर। जैसे हम इनपुट देंगे तो वो आउटपुट की जो आउटपुट हमारे पास आउटपुट पोटेंशियोमीटर है उसकी कमांड भी इनपुट को मिलती है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो एक एरर सिग्नल जनरेट होती है और उसके मुताबिक हमारे पास मोटर को कमांड मिलती है। अगर मोटर को 0 कमांड मिलती है तो इट मीन्स कोई एरर नहीं है। अगर मोटर को कोई और कमांड मिलती है तो उसके मुताबिक एंटीना या फॉरवर्ड मूव या क्लॉकवाइज रोटेट करती है या दोबारा से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। सो ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट था जिसमें से हमने ये स्टडी आउट करना था कि कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ है, क्यों हमारे पास ये ज़रूरी है, और कंट्रोल सिस्टम के अगर हम उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ इसमें हमारे पास होनी चाहिए, कंट्रोल सिस्टम की हमारे पास ज़रूरत क्यों है, कंट्रोल सिस्टम की हमारे पास हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हुआ था,
फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली कि हमारे पास ओपन लूप सिस्टम क्या होती है और क्लोज लूप सिस्टम हमारे पास ये क्या होती है. So that was all about the chapter first. Inshallah in the next lecture we will study out कि हमारे पास लेप्लास को हम स्टडी आउट करेंगे. उसके बाद हम जो है ट्रांसफ़र फंक्शन और इनको फिर इम्प्लीमेंटेशन इन द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम जो है वो स्टडी आउट करेंगे. सो दैट वाज लेक्चर फर्स्ट. थैंक यू वेरी मच.